नमस्कार। आज 9 फरवरी 2026 है। आज जिन स्रोतों पर हम बात करने वाले हैं उनमें एक अजीब सा तनाव है, एक विरोधाभास दिखता है। हम्म। एक तरफ भारत दुनिया को सॉवरेन एआई और 2 नैनोमीटर चिप बनाने जैसे सपने दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ मेघालय की कोयला खदानों में वही पुरानी दर्दनाक हकीकतें हैं। बिल्कुल। आज हम इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे, वैश्विक कूटनीति की ऊंचाइयों से लेकर देश की जमीनी सच्चाइयों तक। ये तस्वीर वाकई बहुत दिलचस्प है। ऐसा लगता है जैसे भारत एक ही समय में कह सकते हैं कि दो अलग अलग सदियों में जी रहा है। हाँ, एक तरफ हम मलेशिया जैसे देशों के साथ मिलकर चीन को रणनीतिक संदेश दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपने किसानों को दालें उगाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है। आज की बातचीत इसी खींचतान के बारे में है कि कैसे ये दोनों भारत एक साथ मौजूद हैं। तो चलिए कूटनीति से ही शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया होकर आए हैं और वहां से कुछ बड़ी दिलचस्प चीजें निकल कर आई हैं। एक सू-30 फोरम की बात हो रही है, जो सुनने में तो बहुत टेक्निकल लगता है, पर है क्या ये? देखिए, ये सुनने में टेक्निकल है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। भारत और मलेशिया दोनों ही रूस में बने सुखोई 30 लड़ाकू विमान उड़ाते हैं। अच्छा। अब तक दोनों अपने अपने हिसाब से रखरखाव करते थे। ये फोरम एक तरह का क्लब है, जहां दोनों देशों के इंजीनियर और टेक्नीशियन एक दूसरे को बताएंगे कि विमान को बेहतर कैसे रखा जाए, ओके। कौन से पुर्जे कहां से सस्ते मिल सकते हैं और मुश्किल आने पर क्या करना है। मतलब ये सिर्फ पुर्जों की अदला बदली नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये असल में एक अनौपचारिक सैन्य गठबंधन की नींव रखने जैसा है। अच्छा। सोचिए, जब आपके मैकेनिक और पायलट एक दूसरे के सिस्टम को इतनी गहराई से समझने लगते हैं, तो भविष्य में किसी भी साझा ऑपरेशन या अभ्यास की राह बहुत आसान हो जाती है। ये इस क्षेत्र में खासकर चीन को एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन साफ संदेश है कि यहाँ समीकरण बदल रहे हैं। पड़ा हुआ है, यूपीआई को मलेशिया के पेनेट से जोड़ने की बात हुई है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, रुपए और रिंगित में व्यापार होगा। क्या इसका मतलब है कि डॉलर को बाईपास किया जा रहा है? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। अब मलेशिया जाने वाले टूरिस्ट या वहाँ काम करने वाले भारतीय सीधे यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे, जैसे हम भारत में करते हैं। और व्यापार में डॉलर को हटाने का मतलब है कि दोनों देश अपनी करेंसी में एक दूसरे को भुगतान करेंगे। इससे अमेरिकी डॉलर पर हमारी निर्भरता कम होती है। सही। और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक झटकों का असर भी हम पर कम होता है। ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक ठोस नतीजा है, जो सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। ये तो कमाल है, लेकिन भारत की नजर सिर्फ पूर्व में ही नहीं है। हिंद महासागर में सेशेल्स के साथ भी कुछ चल रहा है। हाँ, सेशेल्स के साथ साझेदारी और गहरी हो रही है। भारत ने वहां सेसिल विजन के तहत $175 मिलियन के एक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि हिंद महासागर में चीन का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा। सेशेल्स जैसे छोटे देश अक्सर दोनों बड़ी ताकतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये $175 मिलियन का पैकेज सिर्फ एक निवेश नहीं है, बल्कि इस रणनीतिक दौड़ में बने रहने की कीमत भी है। और पश्चिम में ईरान का चाबहार बंदरगाह, उसे लेकर भी कोई अपडेट है? एक बहुत बड़ा अपडेट है। भारत ने बंदरगाह के लिए जो $120 मिलियन का वादा किया था, वो पूरा चुका दिया है। ओके। इस बंदरगाह का महत्व बहुत ज्यादा है। ये हमें पाकिस्तान को पूरी तरह से दरकिनार करके ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बाजारों तक सीधी पहुंच देता है। इसे अक्सर भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड्स रणनीति का हिस्सा कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? ये चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला रणनीति का सीधा जवाब है। मिलकर उस घेरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक तरह की भू राजनीतिक शतरंज है। बिल्कुल। और चाबहार उसमें भारत का एक बहुत मजबूत हाथी है। इन सब कदमों का असर दुनिया हम पर कैसे देखती है, उस पर भी पड़ रहा होगा। बिल्कुल। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट यही दिखाती है। भारत 4 पायदान चढ़कर 45वें स्थान पर आ गया है। लेकिन असली कहानी रैंकिंग में नहीं, बल्कि उसके अंदर के आंकड़ों में है। रिपोर्ट कहती है कि एआई पर वैज्ञानिक रिसर्च पेपर छापने में, आईटी सेवाओं के निर्यात में और टेलीकॉम में सालाना निवेश के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। पहले नंबर पर? हाँ, ये दिखाता है कि दुनिया अब भारत को सिर्फ एक बाजार के तौर पर नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस के तौर पर देख रही है। और इसी टेक्नोलॉजी पावर हाउस की बात करें तो मुझे बैंगलोर के स्टार्टअप सर्वम एआई वाली कहानी थोड़ी हैरान करती है। क्या ये सच में मुमकिन है कि एक भारतीय स्टार्टअप गूगल और ओपन एआई जैसी कंपनियों को टक्कर दे सके, जिनके पास मतलब असीमित संसाधन है? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये हकीकत है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है, और इसका जवाब सॉवरेन एआई या संप्रभु एआई के कॉन्सेप्ट में छिपा है। ओके। इसका मतलब है कि भारत अपनी जरूरतों के लिए अपनी तकनीक बना रहा है।
सर्वम एआई गूगल को हर चीज में टक्कर देने की कोशिश नहीं कर रहा। अच्छा। वो बस एक चीज पर फोकस कर रहा है, भारतीय भाषाएं और भारतीय संदर्भ। उनका दावा है कि उनके ऑडियो और विजन मॉडल्स 22 भारतीय भाषाओं को समझते हैं, और वो भी उस तरह जैसे हम और आप बोलते हैं। मतलब कोड मिक्सिंग वाली बात, जैसे हम अभी बात करते करते हिंदी इंग्लिश मिला रहे हैं। बिल्कुल। ये 9 वाली बात तो बहुत मजेदार है। मैंने खुद अपने फोन पे ये ट्राई किया है। जब आप गूगल के असिस्टेंट से कहते हैं मुझे 999 दिखाओ, तो वो अक्सर 9199 सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, होता है। लेकिन सर्वम का मॉडल समझता है कि आप अंक 999 की बात कर रहे हैं। ये छोटी सी चीज दिखाती है कि स्थानीय संदर्भ कितना जरूरी है। सही बात है। उनका वर्ड एरर रेट यानी गलतियां करने की दर GPT-4o और जेमिनी से कम है, सिर्फ भारतीय भाषाओं के लिए। तो हाँ, ये हकीकत है, लेकिन एक बहुत ही फोकस्ड हकीकत। ये तो आत्मनिर्भर तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण है ना? क्या यही सोच हमें सरकार के काम में भी दिख रही है? हाँ, कोशिश तो यही है। सरकार ने सत्या नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। ये STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल है। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान भारत में बनता या बिकता है, उसकी क्वालिटी की जांच और सर्टिफिकेशन अब एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और काम तेज होगा। स्कोर कार्ड के बारे में पढ़ा। हाँ, कैबिनेट सचिवालय ने पहली बार केंद्रीय सचिवों के लिए एक स्कोर कार्ड सिस्टम शुरू किया है। इसमें सबसे ज्यादा 20% वेटेज फाइल निपटाने की रफ्तार को दिया गया है। संदेश साफ है, फाइलें दबनी नहीं चाहिए, फैसले होने चाहिए। लेकिन यहाँ एक दूसरा पहलू भी है जिस पर सोचना जरूरी है। वो क्या? क्या सिर्फ फाइल निपटाने की रफ्तार पर जोर देने से फैसलों की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है? हाँ, ये भी है। कहीं ऐसा ना हो कि अधिकारी जल्दबाजी में गलत फैसले लेने लगें सिर्फ अपना स्कोर कार्ड सुधारने के लिए। ये स्पीड बनाम क्वालिटी की एक क्लासिक दुविधा है जिसका संतुलन बनाना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। और ये तकनीक आम आदमी तक भी पहुंच रही है, खासकर डिजिटल फ्रॉड के मामले में। RBI ने एक मुआवजा योजना का प्रस्ताव दिया है। ये कैसे काम करेगी? ये मॉडल बहुत दिलचस्प है। इसे देनदारी साझाकरण कहा जा रहा है। देनदारी साझाकरण? हाँ, मान लीजिए किसी के साथ 25,000 रुपए का डिजिटल फ्रॉड होता है, तो नई योजना के तहत पीड़ित ग्राहक को सिर्फ 15% नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी 3,750। अच्छा। बैंक भी अपनी जिम्मेदारी के तौर पर लगभग 15% का भार उठाएगा, और बाकी का 70% यानी 17,500 RBI के खास फंड DEA फंड से कवर किया जाएगा। तो ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। हाँ, जो ग्राहकों को बचाता है, लेकिन साथ ही उन्हें पूरी तरह लापरवाह होने से भी रोकता है। ये आत्मनिर्भर AI और डिजिटल गवर्नेंस की बात तो हुई भारत के अपने डेटा और सिस्टम पर नियंत्रण की। लेकिन जब जानकारी वैश्विक हो और उस पर किसी का नियंत्रण ना हो, तब क्या होता है? शायद यही सवाल राइट टू बी फॉरगॉटन यानी भूल जाने के अधिकार की बहस के केंद्र में है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक और कानूनी संघर्ष है। सुप्रीम कोर्ट इसी पर विचार कर रहा है। अच्छा। एक तरफ है संविधान का अनुच्छेद 21 जो हमें निजता का अधिकार देता है, और दूसरी तरफ है अनुच्छेद 19 जो प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो ये दोनों अधिकार आमने सामने हैं। हाँ। सवाल ये है कि क्या किसी व्यक्ति को यह अधिकार मिलना चाहिए कि उसके बारे में कोई पुरानी, शर्मनाक या अब अप्रासंगिक हो चुकी जानकारी इंटरनेट से हमेशा के लिए हटा दी जाए? इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं? पक्ष में तर्क सुधारात्मक न्याय का है, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी केस में बरी हो गया है तो क्या उसे जिंदगी भर उस डिजिटल दाग के साथ जीना पड़ेगा? यह उसे समाज में दोबारा एक सामान्य जीवन शुरू करने से रोकता है। सही बात है। लेकिन विपक्ष का तर्क है कि ये प्रेस की आजादी पर हमला है और इतिहास के सार्वजनिक रिकॉर्ड को मिटाने जैसा है। अगर हम अप्रिय सच्चाइयों को मिटाने लगेंगे तो पारदर्शिता कैसे बचेगी? ये तो हुई सैद्धांतिक बहस, लेकिन इसका एक बहुत ही विस्फोटक और व्यावहारिक उदाहरण हमें हाल ही में देखने को मिला जब मोदी इन एप्स्टीन फाइल्स का सर्च ट्रेंड भारत में वायरल हो गया। हाँ, 30 जनवरी 2026 को अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक हुए और भारत में कह सकते हैं कि भूचाल आ गया। इन दस्तावेजों में प्रधानमंत्री के 2 संदर्भ थे। एक 2017 में उनकी इजराइल यात्रा को लेकर एप्स्टीन द्वारा सलाह देने का दावा। अच्छा। और दूसरा 2019 में एप्स्टीन के सहयोगी द्वारा स्टीव बैनन और प्रधानमंत्री के बीच एक मीटिंग कराने का प्रस्ताव। और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? विदेश मंत्रालय ने इसे एक अपराधी की बकवास बातें या ट्रैशी रूमिनेशंस कहकर खारिज कर दिया। ओके। और ये जानना सबसे जरूरी है कि उन फाइलों में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ऐसी कोई मीटिंग असल में हुई थी या प्रधानमंत्री कार्यालय ने इन प्रस्तावों पर कोई जवाब भी दिया था। सबूत शून्य है।
फिर भी ये इतना वायरल हुआ? हाँ, क्योंकि यहाँ दिलचस्प बात ये नहीं है कि सच क्या है। दिलचस्प ये है कि कैसे एक अधूरी जानकारी एक राजनीतिक सूचना युद्ध का हथियार बन गई। तो विपक्ष ने इसे पहुंच और जवाबदेही का मुद्दा बनाया कि प्रधानमंत्री तक ऐसे लोगों की पहुंच कैसे हो सकती है। वहीं सत्ता पक्ष ने इसे देश को बदनाम करने की एक दुर्भावनापूर्ण साजिश बताया। तो मतलब सच क्या है, इससे ज्यादा जरूरी ये हो गया कि वो इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। एकदम सही। ये केस स्टडी दिखाता है कि आज के दौर में जानकारी का मतलब क्या है। वैश्विक पारदर्शिता के लिए जारी किए गए दस्तावेज घरेलू राजनीति में मिसाइल की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। ये पोस्ट ट्रूथ दुनिया का एक बेहतरीन उदाहरण है जहां भावनाएं और नैरेटिव तथ्यों पर भारी पड़ जाते हैं। इन वैश्विक और डिजिटल बहसों से उतरकर अब जरा जमीन पर आते हैं। ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन देश आज भी कुछ बहुत ही बुनियादी मुद्दों से जूझ रहा है। जैसे खाना। मध्य प्रदेश से दालों में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है। क्या हम दालों के मामले में इतने पीछे हैं? बहुत ज्यादा। ये विडंबना है कि हम दुनिया में दालों के सबसे बड़े उत्पादक हैं, सबसे बड़े उपभोक्ता भी हैं और सबसे बड़े आयातक भी। अच्छा। हमारी जरूरतें इतनी ज्यादा हैं कि हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते। समस्या ये है कि दालों की खेती का रकबा घट रहा है और हमारी उत्पादकता बहुत कम है। कितनी कम है? भारत में प्रति हेक्टेयर करीब 850-900 किलो दाल होती है, जबकि दुनिया का औसत 1200 से 1300 किलो है। ये मिशन इसी खाई को पाटने की एक कोशिश है। खाद्य सुरक्षा की तरह ही मानव जीवन की सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती है। मेघालय में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। एक अवैध खदान में 27 मजदूरों की मौत। और दुख की बात यह है कि ये कोई नई बात नहीं है। ये एक ऐसी त्रासदी है जो लगभग हर साल होती है। एनजीटी ने 2014 में ही इस खतरनाक रैट होल माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। रैट होल माइनिंग, जिसमें मजदूरों को चूहों की तरह संकरे बिलों में कोयला निकालने के लिए भेजा जाता है। लेकिन ये आज भी धड़ल्ले से जारी है। पर क्यों? जब ये इतना खतरनाक और गैर कानूनी है तो लोग ये काम क्यों करते हैं? इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे बढ़िया आर्थिक मजबूरी। इन खदानों में काम करने पर मनरेगा से 2-3 गुना ज्यादा मजदूरी मिलती है। अच्छा। दूसरा कारण भूवैज्ञानिक है। मेघालय के कोयले की परतें बहुत पतली हैं, जहां बड़ी मशीनें काम ही नहीं कर सकती। और तीसरा और सबसे अहम कारण है कमजोर प्रशासन और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, जो इस अवैध कारोबार को चलने देती है। और आखिर में एक और जमीनी हकीकत, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी। चेन्नई में एवियन इन्फ्लुएंजा या H5N1 बर्ड फ्लू फिर से फैल गया है। हाँ, और ये चिंता की बात है। वहां 1000 से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है। ये एक बहुत ही संक्रामक वायरल बीमारी है जो मुख्यतः पक्षियों को प्रभावित करती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुर्लभ मामलों में ये इंसानों में भी फैल सकती है और तब ये बहुत घातक साबित होती है। ये घटना हमें बार बार याद दिलाती है कि इंसानों, जानवरों और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक दूसरे से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। तो आज हमने देखा कि भारत एक ही वक्त में कई मोर्चों पर कई दिशाओं में दौड़ रहा है। एक तरफ हम मलेशिया के साथ सुखोई विमानों की तकनीक साझा कर रहे हैं और अपना सॉवरेन AI बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम दालों की पैदावार बढ़ाने और अपनी खदानों में मजदूरों की जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह एक जटिल और विरोधाभासों से भरी तस्वीर है। आज की चर्चा से एक बड़ा सवाल मेरे मन में उठ रहा है। हमने सॉवरेन AI, डिजिटल गवर्नेंस पोर्टल्स और 2nm चिप डिजाइन करने की भारतीय महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात की। जैसे जैसे ये संप्रभु तकनीकी इकोसिस्टम बड़ा होगा, ये सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि अपने नागरिकों और बाकी दुनिया के साथ उसके रिश्ते की प्रकृति को कैसे बदलेगा? सही सवाल है। जब 1 अरब से ज्यादा लोगों का देश ये तय करता है कि वो अपना डिजिटल भविष्य अपनी शर्तों पर लिखेगा, तो कौन से नए अवसर पैदा होते हैं और कौन सी नई अनसोची चुनौतियां दरवाजे पर दस्तक देती हैं?